हेलो बेटा, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया। आज हम लोग मिले हैं एक नई चैप्टर के लिए जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। बेटा, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बात करी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अगर हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स की, तो बेटा एडजस्टमेंट्स तो बहुत छोटा पोर्शन है। सारी मेहनत तो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में करी है, जहां पर हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी सीखी थी। मैं एक चीज आपको बता दूं, हम लोग स्कूल के अंदर बात करते हैं सर फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स कब होगी, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स कब होगी। बेटा एडजस्टमेंट तो सीखने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। वो हम लोगों ने डिटेल में कवर करा अपने लास्ट सीरीज के अंदर, जहां पर हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करा था। आज हम लोग बात करेंगे एडजस्टमेंट्स के बारे में। आप मेरी बात को ये समझो कि एक बिल्डिंग होती है, एक घर है किसी का, तो वो जो घर है वो हमारा लास्ट चैप्टर था, जहां पर हम लोगों ने ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट सीखा। आज तो बस हम लोग उसके अंदर फर्नीचर डाल रहे हैं, एयर कंडीशनर घर में लगा रहे हैं, टीवी लगा रहे हैं, ऐसा ही समझना। मतलब सर सारी मेहनत जो थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाले में टॉपिक में थी, क्योंकि वहीं पर तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे था ये सीखा था, पीएनएल अकाउंट कैसे बनता था और बैलेंस शीट कैसे बनती थी। ये तीनों चीजें हम लोग सीख चुके अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, जो 5 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट करी थी, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, 5 के अंदर। हाँ कि ना, 5 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने अपने चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट करा था। हमने उसमें फॉर्मुलेज वाला सेक्शन भी उठाया था, जहां पर हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसको आप लोग सीओजीएस कहते हो, हम लोगों ने पांचों पार्ट्स में फुल डिटेल में बात करी थी। आज हम बात करने लगे एडजस्टमेंट्स की, और सिर्फ आज हम लोग बात करेंगे 4 एडजस्टमेंट्स की, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एडजस्टमेंट्स किस तरीके से सॉल्व करी जाती है। आप लोग मेरे साथ साथ सामने देखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले बेटा। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाले के पांचों पार्ट्स देख लो, तब आपको एडजस्टमेंट इतनी आसान लगने वाली है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ठीक है ना? तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एडजस्टमेंट, बड़े ध्यान से, बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी चलाने वाले हम अपने आगे। ठीक है? सबसे पहली एडजस्टमेंट का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बड़े ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है, क्योंकि आज मैं जो 4 एडजस्टमेंट्स आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, उसके अंदर 2 एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और 2 इनकम से रिलेटेड। आप लोगों को चारों की चारों बहुत मजे से समझ में आने वाली है, और इसी से आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग होंगे। सामने देखना बस एक बार। मुझे एक चीज बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब लग रहा है? ये वो खर्चा जो ड्यू तो हो गया, मतलब सर एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। सर इस बात का मतलब, भाई एक्सपेंस ड्यू हो गया, इसका मतलब मान लो आप लोगों ने किसी को 10 तारीख को पैसे देने थे, 10th ऑफ जनवरी को आपने किसी को पेमेंट कर दी थी, तो खर्चा तो आपका ड्यू हो गया 10 तारीख को ही। लेकिन आज 15 तारीख आ गई है सर, और अभी तक हमने पेमेंट नहीं करी। आप लोगों ने पेमेंट करनी कब थी किसी को? 10 जनवरी को, और आज 15 तारीख आने के बावजूद भी आपने पेमेंट नहीं करी है। इसका मतलब आपका एक्सपेंस ड्यू तो कौन सी तारीख को हो गया था? 10 तारीख को। आप लोग किस दिन पेमेंट करने के लिए लायबल थे? 10 तारीख को, और 15 तारीख आने के बावजूद भी अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है। तो बताओ, इसी को हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसकी पेमेंट करने की तारीख तो ड्यू हो गई है, लेकिन अभी तक बिजनेस ने इसको पे नहीं करा। और अगर बिजनेस ने इसको बेटा पे नहीं करे, तो आज नहीं तो कल बिजनेस को इसको पे करना तो पड़ेगा। इसीलिए ये एक लायबिलिटी को शो करता है। बिजनेस के लिए कौन सी लायबिलिटीज होती है? ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन जो बिजनेस ने फ्यूचर में पे करनी है। जैसे कि यहां पर खर्चा ड्यू तो हो गया 10 तारीख को ही, लेकिन अभी तक बिजनेस ने पेमेंट करी ही नहीं, तो ये बिजनेस की एक लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेने वाला हूं, इसकी मदद से आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगा। पहली बात, आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब समझ में आ गया। सर ये वो खर्चा है जो ड्यू हो चुका था, जिसकी पेमेंट अभी तक बिजनेस ने नहीं करी है, लेकिन करनी तो है। बिजनेस बच तो सकता नहीं है अपनी ऑब्लिगेशन से, लेकिन पेमेंट अभी दी नहीं है, फ्यूचर में देनी है। और फ्यूचर में जो चीज बिजनेस ने पे करनी होती है बेटा, वो बिजनेस की एक लायबिलिटी को शो करता है। आओ जरा एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं और आप लोगों को बात समझाने की कोशिश करते हैं। सामने देखना बेटा एक बार ध्यान से, ये देखो। अगर मैं बात करूं, मान लो हम लोग फाइनेंशियल ईयर जो फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मान लो फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 का, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और इस फाइनेंशियल ईयर का मान लो सैलरी का जो खर्चा है बिजनेस का, वो है, सैलरी का जो एक्सपेंस है बेटा वो है 4,80,000। कितने का? 4,80,000। इसका मतलब इस पूरे साल का जो सैलरी के नाम से खर्चा है बिजनेस का, वो है 4,80,000। उसमें से मान लेते हैं कि बिजनेस ने अभी जो अमाउंट पे करा है, जो पेड सैलरी है, वो सिर्फ और सिर्फ कितने की बिजनेस ने करी है इस फाइनेंशियल ईयर में? 4 लाख रुपए की।
सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर का खर्चा सैलरी के नाम से था कितना? आप कहोगे सर 4,80,000 था, हाँ कि ना? लेकिन बिजनेस ने अभी तक पे कितना करा है? सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। तो मुझे इतना बताओ कि बिजनेस का खर्चा तो 480 था, ये तो आप भी मानते हो, बिल्कुल सर। लेकिन बिजनेस ने अभी तक दिया कितना है? सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। तो इसका मतलब बिजनेस का खर्चा सिर्फ 4 लाख है उस फाइनेंशियल ईयर का? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। भले ही बिजनेस ने सिर्फ 4 लाख पे करे, लेकिन बिजनेस का सैलरी के नाम से खर्चा उस फाइनेंशियल ईयर का था तो कितना ही? 4,80,000। इसका मतलब यहाँ पर एक्सपेंस 80,000 का जो बिजनेस ने कम दिया है, वो लोग कम दिए कि नहीं दिया? ये 80,000 बिल्कुल कम दिए सर। ये ड्यू तो हो गया था, मतलब बिजनेस इसको देने के लिए लायबल तो था, इसकी ड्यू डेट तो बिजनेस की आ चुकी थी, लेकिन इस 80,000 रुपए की सैलरी की पेमेंट को बिजनेस ने अभी तक पे नहीं करा। टोटल खर्चा था 480, जिसमें से बिजनेस ने सिर्फ और सिर्फ कितने की पेमेंट करी है? 4 लाख रुपए की। 80,000 खुद बताओ क्या इसी पीरियड का खर्चा है कि नहीं? इसी पीरियड को बिलोंग करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। और बेटा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही तो सिखाता था कि हमारा जो खर्चा जिस पीरियड को बिलोंग करता है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, हाँ कि ना? तो ये जो 80,000 बिजनेस ने नहीं पे करा है वो भी तो इसी पीरियड को बिलोंग करता है, और अगर इसी पीरियड को बिलोंग करता है तो इसी पीरियड में दिखाई भी देना चाहिए। यही अक्रूवल बेसिस की खासियत है बेटा, हाँ कि ना? सर अब इसको दिखाएंगे कैसे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? बेटा पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ध्यान से। अब हमने जो एग्जांपल लिया वो सैलरी का लिया। अब आप लोग समझदार बच्चे, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स वाली वीडियोस को देखा है, तो आप समझ सकते हैं कि सैलरी बिजनेस का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सर इनडायरेक्ट क्यों है भाई? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका लेना देना गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली होता है, वेयर जो स्टाफ की सैलरी है उसका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। और जिन एक्सपेंसेस का बिजनेस की प्रोडक्शन से, गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली लेना देना नहीं होता बेटा, वो हमारे बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल को बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा कौन से अकाउंट में बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हाँ कि ना? कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बड़े ध्यान से समझना। अब क्योंकि ये एक खर्चा है, सैलरी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और आपको पता है पीएनएल अकाउंट हो चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, ये दोनों एक नॉमिनल अकाउंट है। सर क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि ये दोनों अकाउंट हमें प्रॉफिट या लॉस की जानकारी देते हैं, और भविष्य में 12th स्टैंडर्ड में जब आप लोग आएंगे, ऐसा कोई भी अकाउंट, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, अकाउंट्स की पीएचडी हो बेटा, ऐसा कोई भी अकाउंट जो आपको एंड में प्रॉफिट या लॉस की जानकारी देगा, वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ही होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि वो हर दुख में डेबिट होता है, मतलब हर एक्सपेंसेस लॉसेस के केस में नॉमिनल अकाउंट डेबिट होते हैं, और हर फायदे में वो क्रेडिट होता है। अब हम क्योंकि सैलरी के खर्चे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंस को, खर्चे को, अब अगर ये खर्चा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट ही तो होगा, बिल्कुल सर। तो मैं यहाँ पर पीएनएल अकाउंट को डेबिट करूंगा और अपने एक्सपेंस जो कि सैलरी के नाम से है उसको रिकॉर्ड करूंगा। हमेशा याद रखना हम वो अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं जितना हमारी जेब में से गया होता है। हमारी जेब में से अभी गया कितना है? 4 लाख। तो मैं सबसे पहले याद दिखाऊंगा कितने का खर्चा जो मेरी जेब में से जा चुका है, 4 लाख। लेकिन बात आती है क्या मेरा खर्चा इस फाइनेंशियल ईयर का सिर्फ 4 लाख था सैलरी के नाम से? आप कहोगे नहीं सर, खर्चा तो 480 था। तो खुद बताओ, मैं अक्रूवल बेसिस की बात कर रहा हूं, और अक्रूवल बेसिस यही सिखाता है कि जितना खर्चा है और जितना खर्चा उस पीरियड को बिलोंग करता है वो पूरा ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बेटा टोटल सैलरी तो कितने की थी जो हमें देनी थी? वो 480 देनी थी, और मैंने सिर्फ दी कितनी है? 4 लाख। लेकिन 80,000 भी तो इसी पीरियड का खर्चा है, तो मैं इसी पीरियड में रिकॉर्ड करूंगा, इसलिए मैं ऐड करूंगा, क्योंकि 80,000 भी इसी पीरियड को बिलोंग करते हैं। किस नाम से सर? आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेट इज कितना सर? 80,000। ऐसे करके ध्यान से देखो तो मेरा पूरा ही खर्चा जो फाइनेंशियल ईयर का था वो रिकॉर्ड हो चुका है 480, और यहाँ पर भी कितना ही था पूरा खर्चा? 480। अब जाके मेरी अकाउंटिंग बढ़िया बन रही है, और अभी इसी की मदद से अक्रूवल बेसिस क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं, और अक्रूवल बेसिस सारी ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट रिकॉर्ड करता है, उसी की वजह से, तो उसी की मदद से तो सर हमें बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। क्योंकि मेरा पूरा खर्चा 480 ही था, भले मैंने सिर्फ पेमेंट कितने की करी थी? 4 लाख रुपए की, लेकिन सर 80,000 भी तो इसी पीरियड को बिलोंग करता है, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया ताकि मेरा पूरा खर्चा रिकॉर्ड हो जाए, तभी तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी हमें मिलेगी। सर लेकिन बड़े ध्यान से देखा जाए तो हमने 4 लाख तो दे दिया, कितना नहीं दिया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर ये लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है बेटा, इसीलिए इसका दूसरा असर आपको कहां पर दिखाई देगा? इसका दूसरा असर आपको सर बैलेंस शीट में दिखाई देगा, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कि बिजनेस ने अभी तक पे नहीं करा है, और अगर अभी तक नहीं पे करा तो ये बिजनेस की लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से ये लायबिलिटी में भी दिखाई देगी। कितने रुपीस से सर? 80,000। कोई दिक्कत तो बताओ? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट को सीखा है, और ये एडजस्टमेंट हमें क्या सिखा रही है
कि जोन सा खर्चा जिस पीरियड को बिलोंग करता है, चाहे हमने नहीं दिया, वो भी इसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो खर्चा तो इसी पीरियड का है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ना हम लोगों ने खर्चा कम रिकॉर्ड करना है, जैसे हमने खर्चा कम रिकॉर्ड करा, क्योंकि खर्चा तो सर कितने का था 480 का, और हमने सिर्फ पे कितना करा था 4 लाख, तो ये कमी तो हमने रिकॉर्ड करा था, कमी तो हमने पे करा है, लेकिन हम कम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम वापस से इसमें 80,000 जोड़ के अपना कंप्लीट खर्चा कितने का ही दिखाएंगे 4,80,000 का, जैसा हमने करा भी है। खुद बताओ, अक्रूवल बेसिस यही कहता है कि जो सी चीज जिस पीरियड को बिलोंग करती है वो कंप्लीट इसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो अगर हमने खर्चा कम भी दिया है, 480 की जगह हमने कितना दिया था बेटा, सिर्फ 4 लाख, जो कि खर्चा कम रिकॉर्ड करा हुआ था हमने, लेकिन हमने वापस से 80,000 इसमें जोड़ दिए, क्योंकि 80,000 भी इसी पीरियड का ही खर्चा था। तो खुद बताओ, हम लोगों ने खर्चा पूरा रिकॉर्ड करा है, ना तो कम, और अगले एडजस्टमेंट में हम सीखेंगे ना तो हम खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे, हम पूरा उस फाइनेंशियल ईयर का जितना एग्जैक्ट खर्चा है, जो कि हमारे केस में 480 था, तो पूरा 480 रिकॉर्ड हुआ, भले हमने कम दिया था तो उसमें हमने 80,000 जोड़ दिए ताकि 480 बन जाए। और अगले केस में हम बात करेंगे जहां पर हमने 480 की जगह बल्कि 520 दे दिया होगी सैलरी, तो वहां पर ज्यादा खर्चा हमने दिया होगा, वहां पर हम उसको एडजस्ट करना सीखेंगे। पहले यहां बताओ कोई दिक्कत है तो। सर अगर यही आउटस्टैंडिंग वेजेस वाली बात होती तो सैलरी की जगह अगर मान लो सैलरी वर्ड की जगह बस क्या लिखा होता, ध्यान से समझना सर, ये जो वेजेस है ये भी एक एक्सपेंस है, बिल्कुल सर, लेकिन बेटा ध्यान से देखो तो ये जो वेजेस एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जिसका गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट लेना देना है। अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो सर ये पीएनएल में तो आएगा नहीं, ये आएगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में, हाँ कि ना। तो अगर इसी एग्जांपल को मैं चेंज कर दूं और मैं सैलरी की जगह वेजेस मानूं, तो अब आपको पीएनएल दिखाना पड़ेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा, सर क्योंकि ये खर्चा डायरेक्ट नेचर का है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा, और अगर ये खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट इस केस में डेबिट हो जाएगा, किस नाम से बेटा, टू वेजेस। बेटा मैंने सेम ही एग्जांपल लिया, बस मैंने सैलरी की जगह वेजेस वर्ड लिख दिया, तो सैलरी का हमारी जेब में से पैसा गया कितना था, 4 लाख ही गया था सर, जिसमें से 80,000 इसी पीरियड को बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख दूंगा, सेम काम हो रहा है सर 80,000 का, तो ऐसे करके मेरा टोटल वेजेस का खर्चा भी बेटा कितना ही दिखाई देता, 4,80,000 का, कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरा सर तो बेटा साफ साफ बैलेंस शीट में ही दिखाई देता, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह बस मैं वर्ड क्या लिख देता, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट वगैरह सब कुछ सेम ही रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सर सेम ही है, कोई दिक्कत तो नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात समझ में आई, खर्चा कम भी रिकॉर्ड नहीं होगा, और अगले प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट में हम सीखेंगे कि खर्चा ज्यादा भी रिकॉर्ड नहीं होगा, खर्चा 480 था तो पूरा 480 ही रिकॉर्ड हुआ है, हाँ कि ना। वेरी गुड बच्चों, आओ जरा फटाफट से एडजस्टमेंट नंबर 2। अभी हमने बात करी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये वो खर्चे थे, बिजनेस की वो लायबिलिटी थी जो कि बिजनेस ने अभी तक पे नहीं करी थी। 80,000 वही अमाउंट होता जो कि बिजनेस ने पे नहीं करा था, लेकिन क्योंकि वो 80,000 इसी पीरियड को बिलोंग करते थे इसलिए हमने उसको ऐड करा। जो चीज इस पीरियड को बिलोंग करती है बेटा उसको हम ऐड कर देंगे, जो चीज इस पीरियड की है ही नहीं, इस पीरियड को बिलोंग ही नहीं करती, हम उसको वहां से हटा देंगे, मतलब माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है, जो चीज चाहिए उसको प्लस करेंगे, बिल्कुल सर, जो चीज इस पीरियड की है ही नहीं उसको हम माइनस कर देंगे, उसको यहां से हम हटा देंगे बेटा, है ना। वेरी गुड। पहले हमने बात करी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, अब हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंस की। मतलब सर पहली दोनों एडजस्टमेंट्स एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और अगली दोनों एडजस्टमेंट्स बेटा इनकम से रिलेटेड होगी। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये वो खर्चा है बिजनेस का जो कि बिजनेस ने एडवांस में पहले ही पे कर दिया। मतलब सर सीधा सीधा बेटा इसको एग्जांपल से समझते हैं, और मैं आप लोगों के लिए सेम एग्जांपल रखता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। मान लो फिर से फर्म का जो खर्चा है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो चाहे प्रीपेड एक्सपेंस हो, हम बात एक्सपेंसेस की कर रहे हैं, इसलिए मैंने सैलरी को ही लिया है क्योंकि सैलरी हमारा एक एक्सपेंस ही तो है, हाँ कि ना। तो यहाँ पर फिर से मान लेते हैं कि खर्चा कितना ही था हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का, सैलरी के नाम से जो खर्चा था, मतलब बिजनेस ने इस साल के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो सैलरी देनी थी टोटल, वो कितने रुपीस की देनी थी, 480, जिसमें से सर बिजनेस ने पे कर दी इस केस में कुछ ज्यादा, मतलब कितनी दे दी, मान लो 5,20,000। अब आप लोग समझदार बच्चे, मुझे बताओ खर्चा तो कितना ही था इस पीरियड का। अब आप कहोगे सर अब तो आप सीख चुके हो 480 था, बोलो हाँ कि ना, लेकिन पे कितना कर दिया हम लोगों ने। सर इसका मतलब इस केस में तो हमने 40,000 रुपए एडवांस में प्रीपेड पे कर दिए, पहले ही एक्स्ट्रा पे कर दिए। ये 40,000 जो हमने एक्स्ट्रा पे करा है, जरा फटाफट से बताओ क्या ये इसी पीरियड का खर्चा है। आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इस पीरियड का तो टोटल खर्चा कितना था जो हमने देना था, 4,80,000, लेकिन हमने दे कितना दिया सर, 5,20,000। तो ये जो 40,000 हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, क्या ये इसी पीरियड का खर्चा है। आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो मैंने आपसे यही तो कहा था, जो चीज जिस पीरियड की है,
अगर इसी पीरियड को बिलोंग करती है तो ऐड कर दो। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के केस में जो 80,000 रुपए थे जो कि हमने नहीं पे करे थे वो इसी पीरियड के थे तो हमने ऐड करे थे। और ये जो 40,000 यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा पे कर दी है वो बेटा इस पीरियड को बिलोंग ही नहीं करते। तो अब आप समझ गए मैं माइनस करने वाला हूँ। जो चीज जिस पीरियड की है इसी पीरियड की है इसी पीरियड को बिलोंग करती है ऐड कर दो। इस पीरियड की नहीं है इस पीरियड को बिलोंग नहीं करती उसे वहां से हटा दो। तो ये 40,000 इस पीरियड के है ही नहीं क्योंकि इस पीरियड का तो खर्चा 480 था हम तो एक्स्ट्रा देके बैठे। तो अब हमें इसको एडजस्ट करना है बेटा। देखना कैसे एडजस्ट करेंगे। अब फिर से आपको पता है सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे। देखते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा था कभी कंफ्यूज मत होना जितना पैसा आपकी जेब में से गया है। पिछले केस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट में हमारी जेब में से 4 लाख गया था तो हमने सबसे पहले 4 लाख लिखा था फिर चीजों को एडजस्ट करा था। इस केस में हमारी जेब में से 5,20,000 गया है तो मैं 5,20,000 लिखूंगा फिर मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो जितना हमने पे करा होता है उस अमाउंट को लिखते हैं फिर एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा क्या टू सैलरी कितने की बेटा जो हमारी जेब में से चली गई 5,20,000 मैंने लिखा। जिसमें से 40,000 तो सर इस पीरियड का खर्चा ही नहीं है क्योंकि खर्चा तो इस पीरियड का सिर्फ 480 था। मैंने भले 5,20,000 दे दिया इसका मतलब 40,000 जो है जो मैंने एक्स्ट्रा पे करा है वो इस पीरियड का खर्चा है ही नहीं। तो जो सी चीज इस पीरियड की नहीं है उसे तो मैं माइनस ही करूंगा। क्या लिखूंगा प्रीपेड सैलरी कितनी सर 40,000 की ये इस पीरियड का है ही नहीं सर। तो अगर ध्यान से देखो तो मैं वापस से 480 पर ही आ गया। पिछले केस में भी मैं 480 पर आया था इस केस में भी मैं 480 पर ही आ गया क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर का खर्चा है कितना 480। पिछले केस में मैंने 480 की जगह सिर्फ कितने दिए थे 4 लाख तो 80,000 को मैंने ऐड करा था क्योंकि वो इसी पीरियड को बिलोंग करता था। यहां पर मैंने भले दे तो कितने दिए 5,20,000 लेकिन 5,20,000 इस पीरियड का खर्चा नहीं है। इस पीरियड का खर्चा तो 480 था जिसमें से मैं 40,000 एक्स्ट्रा दे चुका हूं। तो मैंने उस एक्स्ट्रा वाले अमाउंट को वहां से हटाया और मैं 480 तक जो कि मेरा खर्चा एक्चुअल में था मैं वहां तक पहुंच गया हूं। तो यही मेरा काम है। एक्सपेंसेस ना तो कम रिकॉर्ड होंगे पिछले केस में कम रिकॉर्ड हुए थे तो 80,000 मैंने जोड़े और ना ज्यादा रिकॉर्ड होंगे। यहां पर देखो मैंने 480 की जगह बल्कि 5,20 दे दिया ज्यादा दे दिया तो मैंने ज्यादा वाले अमाउंट को भी हटाया और मैं वापस से घूम फिर के 480 पर ही आ गया। यही तो अक्रूवल बेसिस की खासियत थी। खर्चा पूरा रिकॉर्ड होगा ना तो कम ना तो ज्यादा। आप लोगों ने दोनों केस देख लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के केस में हम लोगों ने खर्चा कम दिया हुआ था तो मैंने उसको जोड़ा तो खर्चा ना तो हमने कम रिकॉर्ड करा वापस से जोड़ के कंप्लीट कर दिया कि नहीं कर दिया बिल्कुल। और ना ही खर्चा ज्यादा होना चाहिए यहां पर ज्यादा दे रखा है तो हमने वहां से माइनस करा और वापस इसको 480 के बराबर कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं सर ये तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गई बात। तो बेटा समझाना ही है आप लोगों को ध्यान से और करना ही क्या मैंने। अब सर भले खर्चा 480 था और हमने दे दिया था 5,20 सर हमने एक्स्ट्रा दिया तो है। अब ये थोड़ी ना हमने 40,000 एक्स्ट्रा दिया तो उसका कुछ नहीं होगा बेटा बिल्कुल होगा। अब आप किसी को प्रीपेड एक्सपेंस दे चुके हो। आप लोग अपने फोन का रिचार्ज भी तो ऐसे ही कराते हो प्रीपेड पहले ही पैसे दे देते हो। अपने घर का टाटा स्काई पहले ही पैसे दे देते हो। अपने ट्यूशन की फीस पहले ही पे कर देते हो। अपने जिम की फीस पहले ही पे कर देते हो। बेटा जब ये खर्चे तुम अपनी जेब में से पहले ही एडवांस में किसी को प्रीपेड में पे कर देते हो तो अगले पीरियड में आपको वो पैसे दोबारा देने की जरूरत नहीं होती आपको बदले में सर्विसेज मिलती है। तो इसका मतलब सर ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है खुद बताओ जहां पर हम लोगों ने एडवांस में पेमेंट कर दी है आपको बदले में फ्यूचर में उसके अगेंस्ट फायदा रिसीव होगा। उसी हिसाब से बिजनेस का सैलरी के नाम से खर्चा था कितना 480 लेकिन बिजनेस ने एडवांस में पेमेंट कर दी है ज्यादा पैसे दे दिए तो बदले में बिजनेस को फ्यूचर में सुख मिलेगा। तो बेटा जब सुख मिलने की बारी आती है तो हम लोग एसेट की बात करते हैं। इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एक सुख है और सुख है तो सर वो एसेट साइड में दिखाई देगा। किस नाम से यही जिस नाम से हमने अकाउंट खोला था प्रीपेड सैलरी। और अमाउंट कितना लिख देंगे बेटा 40,000 क्योंकि यही 40,000 हमने एडवांस में पे करे हैं और इसी 40,000 का सुख हमें भविष्य में मिलेगा इसीलिए वो असेट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनो तो हम लोगों ने अभी बात कर ली है बेटा आपसे सबसे पहले किसके बारे में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। दूसरी एडजस्टमेंट हमने बात करी है बेटा आपसे प्रीपेड एक्सपेंस की। और यहां आपको बहुत डिटेल में एक बात तो बढ़िया से क्लियर है और क्लियर होनी ही चाहिए कि खर्चा है तो ये दोनों ही खर्चे ये भी खर्चा है और ये भी आपका सर खर्चा है। खर्चा ना तो कम रिकॉर्ड होगा ना ही खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड होगा। सर मतलब वही बेटा एक बार फटाफट से दोबारा आपको रिवाइज करा दूं। खर्चा था कितना एक्चुअल में 480 सैलरी का। इस केस में भी खर्चा था कितना एक्चुअल में पूरे फाइनेंशियल ईयर का 480। जब हमने कम दिया था खर्चा मतलब जब हमने कितना दिया था 4 लाख तो हमें कम भी रिकॉर्ड नहीं करना होता। हमने इसमें पूरे फिर कितने ऐड करे 80,000 जोड़े
ताकि वो खर्चा 480 के बराबर बन जाए। तो खर्चा ना तो कम रिकॉर्ड होगा, कम जहां पर हमने कम दिया था हमने वापस ऐड करा क्योंकि उसी पीरियड का खर्चा था 80,000, हमने वापस से जोड़ा, उसे 480 के बराबर कर दिया। और जब हमने 480 की जगह कितने दे दिए थे, 5,20,000, मतलब सर हमने खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, हमने पैसे ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए थे जो कि इस पीरियड के नहीं थे। तो मैंने खर्चा अगर ज्यादा दे दिया था तो मैं जो खर्चा मैंने ज्यादा दे दिया था उस खर्चे को मैंने माइनस करा क्योंकि वो इस पीरियड का खर्चा ही नहीं है। तो मैं वापस से 480 तक ही पहुंच गया। इस चर्चा से आपको ये बात समझ में आती है कि खर्चा ना तो कम रिकॉर्ड होगा, खर्चा ना तो ज्यादा रिकॉर्ड होगा। जहां मैंने कम रिकॉर्ड करा था खर्चे को वापस मैंने ऐड कर दिया, और जहां मैंने खर्चा ज्यादा पे कर दिया था वहां पर मैंने उस खर्चे को माइनस कर दिया ताकि वो 4,80,000 के बराबर पहुंच जाए। खुद बताओ ना, यही तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जानने की एक टेक्निक है जहां पर मैं ट्रांजैक्शन को पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूं, ना तो कम बेटा ना तो ज्यादा। ये जिंदगी भर आपके अकाउंट्स की बात काम आएगी, याद कर लो, लिख लो, दिमाग पे छाप लो बेटा। यही बात, खर्चा पूरा रिकॉर्ड होगा, ना तो कम ना तो ज्यादा। और अगली चर्चा में हम लोग इनकम्स के बारे में बात करने लगे, इनकम भी पूरी रिकॉर्ड होगी, ना तो कम ना तो ज्यादा। ठीक है बेटा, फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अगली बात जिसमें हम लोग बात करेंगे इनकम्स के बारे में। अगली दोनों एडजस्टमेंट्स बेटा इनकम से रिलेटेड है क्योंकि पहली दो थी एक्सपेंसेस से रिलेटेड और अगली दोनों है बेटा इनकम से रिलेटेड। नाम है पहली इनकम जिसके बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं वो है अक्रूड इनकम। तो इसका नाम तो बड़ा खतरनाक है बेटा, नाम ही खतरनाक है, बहुत ही आसान चीज है, हाँ कि ना। अक्रूड इनकम मतलब लिख लो पहले, ये है इनकम earned but not received। बेटा ध्यान से सुनना, मैं जितनी भी एडजस्टमेंट है, जितनी भी मुंशीगिरी हम लोग सीखते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो ही नहीं रही है। जितनी भी मुंशीगिरी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। बिजनेस की किताबों में ही तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है, सारी मुंशीगिरी सारी अकाउंटिंग बिजनेस ही तो कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी इसमें। अब अक्रूड इनकम का मतलब है इनकम अर्न्ड, अर्न्ड का मतलब हमारा राइट तो क्रिएट हो गया इनकम लेने का, लेकिन अभी तक हाथ में आई नहीं है। मतलब सर मान लो किसी बिजनेस को क्या मिल रही थी, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपको मेरी बात वैसे भी समझ में आ गई। मान लो एक ट्यूशन टीचर है, उनके लिए फीस क्या है सर, इनकम है, हाँ कि ना। अब ये एक इनकम है, तो बताओ जरा, मान लेते हैं फिर से इनकम जो थी वो 6 लाख रुपए की थी। इस फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम थी वो 6 लाख रुपए की थी बेटा, और बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ जो रिसीव हुआ है अमाउंट, अभी बड़े ध्यान से समझना, जो अमाउंट बिजनेस को अभी रिसीव हुआ है वो सिर्फ हुआ है मान लो 5,20,000। अब आप लोग क्योंकि गणित सारा सीख चुके हैं बेटा, सारी समझदारी वाली बातें हम लोग दोनों एडजस्टमेंट्स में, पिछली दोनों एडजस्टमेंट में बात कर चुके हैं, तो चिंता आनी नहीं है आपको बिल्कुल भी। खुद बताओ इस फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम थी वो तो पूरी कितनी थी, 6 लाख, और हमें पता है हम पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ना तो कम ना तो ज्यादा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इनकम जो है फीस के नाम से वो मिलनी चाहिए थी 6 लाख, लेकिन बिजनेस को रिसीव हुई है सिर्फ 5,20,000। साफ साफ आपको दिख रहा है कि 80,000 रुपए भी जो कि मिले नहीं है, लेकिन थे तो इसी पीरियड की इनकम। बिल्कुल सर, 6 लाख थी इस पीरियड की फीस की इनकम, भले हमें हमारे डेटर से लोगों से सिर्फ मिले कितने 5,20,000, तो 80,000 भी तो इसी पीरियड की इनकम थी जो कि हमें रिसीव नहीं हुई। इसका मतलब हमारा राइट तो, अधिकार हिंदी में जिसको अधिकार बोलते हैं, हमारा राइट तो पूरा 80,000 से भी क्रिएट था जो कि हमें रिसीव नहीं हुआ। लेकिन सर भले रिसीव ना हुआ है तो इसी पीरियड की इनकम, तो इसी पीरियड में रिकॉर्ड भी होनी चाहिए। अब देखते हैं इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो दिक्कत है ही नहीं। अब मैं यहाँ पर बात करूं पीएनएल अकाउंट की। सर पीएनएल अकाउंट क्यों, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स से रिलेटेड बातें आती है, मतलब सेल से, लेकिन यहां तो बेटा हम लोग फीस की बात कर रहे हैं जो कि एक इनडायरेक्ट इनकम को शो करता है। और अगर इनडायरेक्ट चीजें हैं तो वो पीएनएल का पार्ट होती है। आप लोग देख लेना दोबारा से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के क्वेश्चन सक्सेसफुली होंगे ही तब बेटा जब आप लोगों ने बहुत डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स वाली सीरीज को देखा होगा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा जरूर देखो बेटा, तभी आप लोगों को जो आप चाहते हो ना सर फुल मार्क्स आ जाए, वो तभी आएंगे बेटा, हाँ कि ना, ध्यान से। तो ये इनडायरेक्ट इनकम है इसलिए पीएनएल में आएगी, और क्योंकि इनकम है तो सर पीएनएल अब डेबिट नहीं होगा बल्कि पीएनएल एक अब क्रेडिट साइड आऊंगा, क्रेडिट में आने वाला है, क्योंकि हम इनकम को रिकॉर्ड करने वाले। एक्सपेंसेस लॉसेस के केस में पीएनएल डेबिट होता था, आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है, और इनकम के केस में नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए मैं पीएनएल की क्रेडिट साइड में एंट्री डालने वाला हूं। सबसे पहले बाय फीस, अभी हम लोगों ने सीखा था कि जितना पैसा जेब में से एक्चुअल में गया होता है, लास्ट दोनों एडजस्टमेंट्स में जितना पैसा जेब में से गया था उसमें हम एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते थे। तो यहां पर भी जितना पैसा एक्चुअल में जेब में आ रहा है
सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर एडजस्टमेंट करनी स्टार्ट करेंगे। तो जेब में एक्चुअल में पैसा कितना है, 5,20,000, तो मैं लिखूंगा बाय फीस 5,20,000। अगर मैं सिर्फ 5,20,000 रुपए लिख दूं तो क्या मैंने अपनी पूरी इनकम रिकॉर्ड करी है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, पूरी इनकम तो 6 लाख थी। तो खुद बताओ, ये जो 80,000 रुपए मेरे को नहीं मिले हैं, क्या वो इसी पीरियड के कि किसी और पीरियड के? नहीं सर, इसी पीरियड के। तो बेटा इसी पीरियड के, तो इसी पीरियड में रिकॉर्ड भी तो होने चाहिए। तो मैं 80,000 रुपए को जोड़ूंगा तभी तो जाके मेरी पूरी इनकम 6 लाख रुपए की रिकॉर्ड होगी। 5,20,000 में मुझे 80,000 रुपए जोड़ूंगा तभी तो 6 लाख के बराबर पहुंचेंगे। और 80,000 क्योंकि इसी पीरियड के, तो मैं ऐड ही तो करूंगा इस पीरियड में दिखाने के लिए। हाँ कि ना? किस नाम से सर? अक्रूड फीस। कितने की? जो कि मेरे को मिली नहीं है, जो कि है इसी पीरियड की, वो है सर 80,000। तो ऐसे करके मेरी पूरी इनकम फिर से रिकॉर्ड हो गई 6 लाख। हाँ कि ना? और थी भी कितनी? 6 लाख थी। अब बताओ 6 लाख बराबर 6 लाख हो गया? बिल्कुल हो गया सर, वेरी गुड। और सर इसका दूसरा असर, बेटा इसका दूसरा असर हमें बैलेंस शीट में देखने के लिए मिलेगा। भाई इंसान कभी उम्मीद नहीं हारता। इंसान ने सपना सोचा था कि 6 लाख मिलेंगे, लोगों ने प्रॉमिस भी यही करा था कि हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल देंगे सर, चिंता क्यों करते हो। लेकिन मिले सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर में कितने? 5,20,000। 80,000। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने आप से बोला, मैंने बोला अपने बिजनेस को, बेटा बिजनेस नाराज मत हो, कोई नहीं, कहीं नहीं भाग रहा, डेटर देगा पैसा। तो कल को खुद बताओ, ये जो अक्रूड फीस है, ये वो अमाउंट है जो कि ड्यू तो हो गया था, लेने मेरे बनते थे लेने वैसे तो, लेकिन मेरे को अभी मिले नहीं है। तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में मिल जाएंगे। तो खुद बताओ, ये मुझे फ्यूचर में सुख देगा। ये पैसा आज नहीं तो कल मुझे रिसीव होगा, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूँ। और अच्छी उम्मीदों के लिए मैं असेट की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अक्रूड इनकम हमारे लिए एक असेट होती है, क्योंकि फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर मैं ऐसे अक्रूड फीस 80,000 रुपए की दिखा दूंगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से सारी बात समझ में आ जाए। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमने इनकम कम रिकॉर्ड करी हुई है, इसलिए हमने वापस से इनकम को ऐड कर दिया। तो अब मेरी बात आपको समझ में आई? चाहे एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम, ये बात दोनों जगह पे अप्लाई होती है। अक्रूवल बेसिस दोनों जगहों पे आपकी मदद कर रहा है। खर्चा ना तो कम रिकॉर्ड होगा ना तो ज्यादा, पूरा 480 का 480 जैसे हमने सीखा उसी हिसाब से इनकम भी पूरी रिकॉर्ड होगी 6 लाख की। यहाँ पर भले हमें कम मिले हैं लेकिन हमने 80,000 जोड़े हैं, क्योंकि 80,000 भी इसी पीरियड की इनकम है, इसी पीरियड को बिलोंग करती है। सर बच्चे कह रहे हाँ सर बहुत आनंद आ गया, वेरी गुड बेटा। अब आज की आखिरी चर्चा, बच्चे कह रहे हैं सर एडजस्टमेंट्स तो आसान है। मैं तो कह ही रहा हूं बेटा, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट की बातें तो बेटा लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने करी है। आज तो बस एक बिल्डिंग के अंदर हम लोग ना फर्नीचर डाल रहे हैं, सोफा, बेड, एयर कंडीशनर, मशीनरी, टीवी। तो ये सब चीजें तो करना आसान होता है बेटा, मेन तो बिल्डिंग बनाना होता है। बिल्डिंग हमने बनाई थी अपने पिछले चैप्टर में डिटेल के अंदर। हाँ की ना? चलो फटाफट से कंप्लीट करते हैं, फिर क्लास की छुट्टी करते हैं आप लोगों की आज की, है ना? ये देखो नाम है इसका इनकम, लास्ट है बेटा, बड़े ध्यान से, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर ये वो इनकम है जो एडवांस में मिल गई। जैसे अभी आप लोगों ने सेकंड एडजस्टमेंट करी थी प्रीपेड एक्सपेंस, वहां पर हम लोगों ने खर्चा एडवांस में कर दिया था, अपनी जेब में से पहले ही एक्स्ट्रा पे कर दिया था। यहां पर हमें वो इनकम रिसीव होगी जो इस पीरियड की थी ही नहीं, हमें अब यहां पर किसी ने इनकम एक्सेस दे दी है। ऐसा भी तो होता है। मान लो आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर की फीस है, डॉक्टर मत कहो टीचर की फीस कह लो, टीचर की फीस थी पूरे साल की मान लो 30,000 रुपीज, किसी ने 40,000 दे दी। हाँ कि ना? तो यही वाली बात है, यहां पर हमें इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, हमारी उतनी थी नहीं लेकिन हमें किसी ने एक्स्ट्रा इनकम पे कर दी है। अब देखते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा बेटा, ध्यान से। चलो मैं फीस का एग्जांपल लेता हूं, सेम कॉन्टिन्यूटी बनाते हैं बेटा। हमारी इस पीरियड की फीस कितनी थी फिर से? 6 लाख रुपीज। मतलब सर ये अमाउंट था जो कि हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का था, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की मैं बात कर रहा हूं, इतना ही हमारा बनता था। लेकिन सर कुछ अच्छे अच्छे बच्चे जो फैन हो गए, कह रहे नहीं भाई हम तो आपको एडवांस में देके जाएंगे फीस। सर हमने आप हमारा बस नाम मत काट देना, आप हमें पढ़ाना बंद मत कर देना, फीस हम आपको एक्स्ट्रा देके जा रहे हैं। मैंने बोला रहने दो, कह रहे नहीं सर कैसे रहने दो। तो उन्होंने फीस दे दी 7,50,000। बड़े ध्यान से देखो, फीस थी कितनी बेटा? 6 लाख रुपए की। स्टूडेंट्स ने दे कितनी दी मेरे बिजनेस को? 7.5 लाख। तो खुद बताओ इनकम तो कितनी थी उस फाइनेंशियल ईयर की? 6 लाख। तो खुद बताओ यहाँ पर आपको कुछ फीस एडवांस में रिसीव हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल सर एडवांस में रिसीव हुई है। कितना अमाउंट एडवांस में आपको रिसीव हुआ है? 1,50,000 का। तो बताओ ये जो आपको इनकम 1,50,000 रुपए की एक्स्ट्रा रिसीव हो गई है, क्या ये इसी पीरियड की इनकम? बिल्कुल नहीं। इसी पीरियड की इनकम तो सिर्फ कितनी थी? 6 लाख रुपए।
तो खुद बताओ आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गया जो कि इस पीरियड का है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, इस पीरियड के तो सिर्फ 6 लाख ही बनते थे हमारे। पेमेंट हमें रिसीव हो गई है 7.5 लाख की, इसका मतलब 1.5 लाख रुपए जो हमें एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं वो इस पीरियड को बिलोंग ही नहीं करते। और आप तो सीख चुके हो जो चीज जिस पीरियड को बिलोंग करती है, अगर इसी पीरियड को बिलोंग करती है तो हम ऐड कर देते हैं, और जो सी चीज इस पीरियड को बिलोंग नहीं करती बेटा हम उसे वहां से हटा देते हैं। अब कैसे ट्रीटमेंट होगा एक बार फटाफट से देख लो मेरे साथ, आखिरी चर्चा रहेगी, अब तो बहुत आसान बातें बची है। देखो जरा एक बार फटाफट से, यहां पर मैंने बना लिया अपना पीएनएल अकाउंट, और फीस क्योंकि मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम है फिर से पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा। किस नाम से बेटा? बाय फीस सर। हमेशा से मैंने आपको बोला जितना पैसा आ गया होता है हाथ में, एक्सपेंसेस के केस में कहा था जितना पैसा एक्चुअल में जेब में से जा चुका है उसके बाद एडजस्टमेंट होती है, उसी हिसाब से इनकम के केस में एक्चुअल में कितना पैसा आ चुका है उसे लिखना फिर एडजस्टमेंट करनी स्टार्ट करना। तो एक्चुअल में हाथ में पैसा कितना आ गया? 7,50,000, तो मैं बाय फीस के कॉलम में लिखूंगा 7,50,000। अब क्या सर 7,50,000 लिख दूं बैठ जाऊं आराम से? नहीं सर, 750 तो इस पीरियड की इनकम है ही नहीं, इस पीरियड की तो सिर्फ इनकम ही 6 लाख है। मतलब सर इसका मतलब 1.5 लाख हमें एक्स्ट्रा मिल चुका है इस पीरियड का जो कि इस पीरियड को बिलोंग करता ही नहीं। और अगर ये 1.5 लाख इस पीरियड को बिलोंग करता ही नहीं सर तो उसको वहां से हटाओ। अब हटाते हैं इसको, लेस फी रिसीव्ड इन एडवांस। सर ये वो फीस है तो इस पीरियड को बिलोंग ही नहीं करती। तो 1.5 लाख वो अमाउंट था, 1.5 लाख का अमाउंट वो था जो कि इस पीरियड को बिलोंग नहीं करता था, मैंने हटा दिया इसको। तो घूम फिर के बेटा मैं फिर से कहां पर ही आ गया? उस अमाउंट पर जो इस पीरियड को बिलोंग करता था, मतलब सर 6 लाख, और ये देखो 6 लाख, हाँ कि ना? तो मैंने एक्सपेंसेस के केस में 480 ना एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करा था ना ज्यादा करा था, और सेम चीज इनकम में अप्लाई हो रही है। इनकम मेरी फाइनेंशियलिटी थी कितनी बेटा? 6 लाख की, तो ना तो हमने उसे कम रिकॉर्ड करा और ना ही हम उसको ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हमने पिछले केस में थर्ड एडजस्टमेंट में कम रिकॉर्ड करा था तो हमने वापस से उसमें 80,000 जोड़े थे क्योंकि वो उसी पीरियड के थे। और इसी हिसाब से अगर आप चौथी एडजस्टमेंट देखो, यहां पर भी इनकम थी सिर्फ 6 लाख, हमें मिल ज्यादा आ गए, और जितना अमाउंट ज्यादा मिला वो इस पीरियड को क्योंकि बिलोंग नहीं करता था इसलिए हमने वहां से उसको हटाया और वापस से 6 लाख के बराबर कर दिया। तो बेटा चाहे एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम, दोनों कंप्लीट रिकॉर्ड होंगी, ना तो कम ना तो ज्यादा। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई बेटा, आपकी अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होने वाली है 12th के लिए भी, ठीक है? और सर इसका कोई और असर? बिल्कुल सर, आपको पता ही है 2 जगह तो असर जाएगा ही जाएगा। बैलेंस शीट की बारी आ गई। अब सर स्टूडेंट्स ने 1.5 लाख रुपए की इनकम रिसीव हमें एक्स्ट्रा दे दी है, हमारे पास 1.5 लाख रुपए का पैसा पहले ही रिसीव हो गया, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ? सर ये तो फायदा है बेटा, फायदा तो है, लेकिन इसके अगेंस्ट हमेशा हमारी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। जब भी किसी बिजनेस को एडवांस में इनकम रिसीव्ड हो जाती है इसका मतलब बिजनेस को उसके अगेंस्ट फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। इसका मतलब जो 1.5 लाख रुपए की फीस टीचर को रिसीव हो चुकी है उसके अगेंस्ट टीचर को काम करना पड़ेगा इस 1.5 लाख रुपए के लिए, क्योंकि 1.5 लाख टीचर पहले ही लेके बैठे हैं, उसके अगेंस्ट टीचर को 2-3 महीने पढ़ाना पड़ेगा और उस टीचर को फिर फीस मिलने वाली नहीं है क्योंकि टीचर पहले ही इस फीस को एडवांस में रिसीव कर चुके हैं। अब टीचर की बारी आई है काम परफॉर्म करने की। तो जब भी चाहे 11th और 12th, तो याद रखना जब भी आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो उससे आपके बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि पैसा आप रिसीव कर चुके हो, अब काम करना बाकी है। तो इसीलिए फीस रिसीव्ड इन एडवांस हमारी सर कौन सी साइड में? लायबिलिटी साइड में शो होने वाली है। किस नाम से सर? सर इसी नाम से जिस नाम से हमने रिकॉर्ड करा था पीएनएल अकाउंट में, फी रिसीव्ड इन एडवांस। कितना बेटा? 1,50,000। यही तो वो अमाउंट है जो कि इस पीरियड को बिलोंग नहीं करता था, लेकिन क्योंकि हमें इनकम रिसीव हो गई, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, तो उसके अगेंस्ट काम करना बाकी है बेटा। तो ये 4 एडजस्टमेंट बेटा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हम लोग 4 एडजस्टमेंट ही करने वाले हैं। हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करी है, और मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों के जो पुराने बेसिक्स में भी दिक्कत थी ना कि अक्रूवल बेसिस क्या होता है प्रैक्टिकली, आज आप लोगों को वो बातें भी क्लियर हो गई। याद रख लो, मेरे हिसाब से याद रख लो, 2-2 बारी सोना नहीं है बेटा। चलो चलो जागो जागो, लेट के नहीं देखनी, ठीक है? ध्यान से सुनो, याद करो, खर्चा हो चाहे इनकम हो सर पूरा रिकॉर्ड होगा, ना तो कम ना तो ज्यादा। आपने देखा पहली 2 एडजस्टमेंट में खर्चा जब कम रिकॉर्ड हुआ था तो मैंने जोड़ दिया, जब ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था तो मैंने वहां से हटा दिया क्योंकि मेरे को 480 ही लाना है। सेम बात इनकम के केस में 6 लाख रुपए की इनकम थी, ना तो हमने कम रिकॉर्ड करी ना तो हमने ज्यादा, हमने पूरी 6 लाख ही करी। जो सी चीज जिस पीरियड को बिलोंग करती है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए, और अगर उसी पीरियड को बिलोंग करती है तो हम ऐड कर देते हैं, जो सी चीज इस पीरियड को बिलोंग ही नहीं करती उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन 4 एडजस्टमेंट में इसके अलावा कोई लॉजिक है ही नहीं बेटा। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया, क्योंकि मेरे को बड़ा आनंद आया, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बेसिक स्ट्रांग ही नहीं है सर,
पता नहीं सर फाइनल अकाउंट चैप्टर तक आ गए हैं, लेकिन सर जब आप पढ़ाते हो तो लगता है यार ये इतना कुछ था भी अकाउंट्स में, या अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं सर हम लोग। तो बेटा यही वाली बात है, दुनिया में बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स मैं देखता हूँ, बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन बांटते हैं, लेकिन आपको उतने ही कमाल से मेहनत भी करनी है बेटा, मेहनत करोगे तभी बात बनने वाली है। ऑल दी बेस्ट बेटा। आज हम यहीं पर अपनी क्लास को बंद करते हैं, और ध्यान से सुनना, आज हम लोगों ने 4 एडजस्टमेंट बात करी है, अगली क्लास में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे और कुछ नई एडजस्टमेंट के साथ आप लोगों के साथ मिलने वाले हैं। लेकिन पहले इसको पक्का करो, और सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स की प्लेलिस्ट चेक करो, वहीं से ट्रेडिंग और पीएनएल में क्या फर्क था बहुत डिटेल में हम लोगों ने बातें करी है बेटा। एक बार सीख जाओगे तो 11th की नहीं, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, प्रोफेशनल एग्जाम्स, जब जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे मदद मिलेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है बेटा। तो ट्रस्ट करो, करना ही पड़ेगा सर, कहां जाए अब, हाँ कि ना। ठीक है बेटा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।